नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से इस वायरल साइंस के सीरीज में। मित्र, आपको पता है कि अभी का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और यह सुबह सुबह आपके पास पहुंच जाती है जैसे एक न्यूज़ की तरह। और ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट में हम सारे क्वेश्चनों को यहाँ देखते हैं और बेहतर तरीके से अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ हम उस पर अपना जो उत्तर है ना वो आप भी देते हैं और फिर हम जो उत्तर देते हैं उस पर आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त इस सेशन को बहुत अच्छे तरीके से प्यार और सपोर्ट दे रहे होंगे और आपको इसकी ज़रूरत होगी और साथ ही साथ ये आपके रिवीजन में एक बेहतर कार्य कर रहा होगा। और इस बात की मैं पुष्टि अपने तरफ से करता हूं कि लगातार सेशन को देखने के बाद कुछ दिनों के बाद आप खुद ही इस बात की पुष्टि करेंगे कि सर ये जो रहा कार्य जो ये चला है 21,000 प्रश्नों का सीरीज, ये बहुत ही अच्छा सिद्ध हुआ है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए, इसमें ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे और सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए मित्र, अब सीधा सा हम चलते हैं और ये अभी सीरीज 5 है, वायरल सीरीज का जो सेशन चल रहा है ये सीरीज अपना 5 है। ठीक है मित्रों, चलिए। तो जब हम इस पर बात करते हैं तो ये सारा जो सीन था ये सब बिल्कुल हम सभी लोग जान रहे हैं और अभी फिजिक्स का सेशन चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अरे अगर इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों ने नहीं बताया था, तो जब उत्तर नहीं बताया था तो हमने होमवर्क में दिया था आपका, कुछ व्यक्ति का कमेंट आया था जिसमें कुछ सोनी झा वगैरह करके, एक सोनी झा जी हैं और कुछ बच्चों का नाम नहीं आ रहा था उसमें, मैंने देखा था। तो उसमें से प्रश्न दिया था कि यदि कोई वस्तु सामान्य रूप से गिरती है तो उसका गुरुत्व त्वरण का क्या होगा। देखिए, जब हम बात करते हैं किसी भी स्थिति की, ग्रेविटी की बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे गुरुत्व त्वरण अर्थात यहाँ पर जो हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो ग्रेविटी क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी किसी वस्तु को, ठीक है, क्या करती है, पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर जिस बल से, अपने केंद्र की ओर जिस बल से खींचती है उसे ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? गुरुत्व बोलते हैं। और उस खींचने के दौरान, जैसे कि हमने कह दिया, खींचने के दौरान वो जब जो नज़दीक आएगी उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। तो जो ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो आप सीधा सा कहेंगे अगर मुक्त रूप से कोई वस्तु गिर रही है तो उस पर समान रूप से ये चीज कार्यरत होगा, तो उत्तर भी सीधा कहेंगे कि उसका त्वरण क्या होगा, तो समान होगा। और कैसा होगा? 9.8 होगा, मीटर पर सेकेंड की बात करते हैं। और यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसलिए क्योंकि ये त्वरण है, यानी कहने का मतलब कि एक सेकेंड में 9.8, दूसरे सेकेंड में फिर भी 9.8, तीसरे सेकेंड में 9.8, एक समान रूप से त्वरण जो है वो बढ़ती हुई चली जाती है। तो ये बात आपको ख्याल में रखना चाहिए। अगली पॉइंट की बात करते हैं। कहता है यहाँ पे कपड़ा सुखाने वाली मशीनों में कौन सा बल कार्य करता है। जब हम बात करते हैं कि कपड़ा सुखाने वाली मशीनों में, तो देखिए दो बल जो है ना वो खास करके काम किया जाता है। आपने देखा होगा कि अक्सर कपड़ा सुखाने वाली जो मशीन होती है ना, ठीक है, तो यहाँ पर कपड़ा को साफ करने वाली या सुखाने वाली ये सारी जो मशीन है वो राउंड राउंड चलती है, राउंड राउंड। और जब हम राउंड राउंड की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे तो दो प्रकार की बल होती है। जो किसी अगर बात करें तो सर्कुलेटरी जो पाथ होती है ना, सर्कुलेटरी पाथ यानी कि वृत्तीय गति पर जब कोई वस्तु चलती है, याद रखना है इसमें, ठीक है, वृत्तीय गति पर जब कोई वस्तु चलती है तो वृत्तीय गति पर चलने के पश्चात इसमें दो बल कार्य करता है। कौन कौन सा? तो ये जो पहला बल है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहा जाता है इसे? सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा जो बल होता है उसे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दूसरे बल का क्या नाम है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। तो ये दोनों चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है। जब सेंट्रीपिटल कहने का अर्थ हुआ हिंदी में, इसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अपकेंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है इसे हम, इसमें गलती हो गया, माफ करना, उल्टा हो चुका है, इसे हम अभिकेंद्रीय, क्या कहेंगे इसे? अभिकेंद्रीय। और ये जो होता है वो उसे हम अपकेंद्रीय कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो दो ये जो बल होती है, अब देखो इसका सेंस जो है मित्र, इसको सिंपल सा समझना। अगर ये हमारा वृत्ताकार पाथ है तो एक बल जो बाहर से सेंटर की ओर लग रहा हो, जैसे रेड लाइन मैंने कहा कि बाहर से किधर की ओर लग रहा हो, सेंटर की तरफ अगर बल लग रहा हो तो इस बल को कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। जब वृत्ताकार पथ पर गति हो रहा हो तो बाहर से सेंटर की तरफ यानी कि अभिमुख होना चाहिए, तो अभिमुख किधर? केंद्र की ओर लग रहा हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। लेकिन जब इसका सीन अपोजिट हो जाए, सेंटर से जब ये बल बाहर की तरफ लगने लगे, ये क्या हो? बाहर की तरफ अगर काम कर रहा हो, किसी चीज को बाहर
निकाल रहा हो तो निकालने के सेंस में हमेशा याद रखना है, निकालना या धकेलना ये जो बल होगा जब बाहर निकालता है और इस बल के बराबर होता है। याद रखना दोनों मित्र ये चीज़ों को कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बस इसकी जो दिशा होती है, जो डायरेक्शन होता है वो केवल अपोजिट होता है। ठीक है, इक्वल होगा, क्वांटिटी भी फोर्स भी सब कुछ, बस डायरेक्शन क्या है, अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये बल जो होगा इसे हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अप केंद्रीय बल, और इसे कहेंगे केंद्रीय बल यानी कि केंद्र की ओर लग रहा, अप केंद्रीय केंद्र से बाहर लग रहा है। अब आते हैं सवाल कि कपड़ा सुखाने वाली हो जाए या क्रीम सेपरेटर जिसे कहते हैं, जिससे दूध से क्रीम निकलती है, तो ये सब क्या है, बाहर की ओर निकल रही है। कपड़ा ही सूख रहा है या कपड़ा से गंदगी निकल रही है तो गंदगी बाहर निकल रहा है, ना कि अंदर आ रही है। तो जो चीज़ें बाहर निकालती हो तो एरो क्या हो, बाहर होना है, तो निकालने वाले को हमने क्या कहा, सेंट्रीफ्यूगल कहेंगे अर्थात अप केंद्रीय, और कोई चीज अंदर जा रहा हो तो उसे क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल कहेंगे। तो उत्तर भी आपको समझ में आ गया होगा और साथ ही साथ इसका कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे सूर्य के चारों ओर सभी पिंडों का, जितने भी हमारे पिंड हैं, ग्रह हैं, उसका घूमना सेंट्रीपिटल फोर्स का कारण है। ठीक है, तो ये सारा चीज, जैसे इलेक्ट्रॉन का पूरी चारों तरफ क्या होना, किसी एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमना क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, मौत के कुआं में गाड़ी का घूमना, ये आपको बताना है कि कौन सा बल होगा। ठीक है, तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा। अगला सवाल बोला घर्षण का मात्रक क्या होता है। घर्षण का मतलब हुआ फ्रिक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैंने डाला कि आपको जानना चाहिए कि फ्रिक्शन का आपको पूछा है भाई यूनिट क्या होता है, फ्रिक्शन का यूनिट क्या होता है। जल्दी से इसे आप बता सकते हैं तो बताएं, जल्दी से कमेंट भी कर सकते हैं। और ये क्लास कितने बजे होती है तो याद रखिए सभी मित्र एकदम सवेरे, देखो मात्र आप कह सकते हैं आधे घंटे की क्लास है, मॉर्निंग में 6 AM सवेरे उठिए, ये आपके 20 से 25-30 मिनट का क्लास है, इसे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो जब हमने कहा फ्रिक्शन का, तो याद रखिएगा क्या फ्रिक्शन का कोई यूनिट होता है, ये बता सकते हैं कोई, तो याद रखना फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट, फ्रिक्शन में कोई यूनिट नहीं होता, घर्षण का कोई मात्रक नहीं होता है, ऐसा बात थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं तो ऐसे प्रश्न डाल देंगे और ऑप्शन दे देंगे और आप वहाँ पर फंस जाते हैं, तो ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। अगला बोला बल आघूर्ण जो है वो निर्भर करता है तथा उसका मात्रक क्या है। प्रश्न बहुत अच्छा है, बल आघूर्ण, इसके नाम से ही पता चलता है कि बल आघूर्ण की बात कहते हैं, यानी कि इसे कहा जाता है इंग्लिश में टॉर्क। ठीक है, टॉर्क जो करता है ना, टॉर्क डिपेंड अपॉन, प्रश्न कह रहा है टॉर्क डिपेंड अपॉन, टॉर्क किस पर डिपेंड करता है ये पहले आपको बताना है। साथ ही साथ व्हाट इज द यूनिट ऑफ टॉर्क आपसे ये पूछा गया है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टॉर्क, देन यू हैव टू जस्ट फाइंड दैट व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ टॉर्क। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू जस्ट थिंक दैट कि टॉर्क होता क्या है। टॉर्क का मतलब हो रहा है, यहाँ पर हिंदी की बात कर ले तो इसमें शब्द दिया गया है कि बल आघूर्ण, ऐसा बल जो किसी वस्तु को घुमाने का प्रयास करता हो, ऐसा बल जो किसी आघूर्ण, घूरने का मतलब घुमाने का प्रयास करता हो। जैसे कि हमने कह दिया कि एक कील है, ठीक है, और यहाँ पर हमने कुछ बांध दिया और यहाँ से कुछ मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो एक बल होगा जो इसको क्या करेगा, घुमाने का प्रयास कर रहा होगा, तो उस बल को ही हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। किसी अक्ष के परितः, किसी एक्सिस के सराउंडिंग पूरे चारों ओर एक बल लगा, जैसे गेट आप खोलते हैं, दरवाजा खोलते हैं, तो आप उसके कॉर्नर पर क्या करते हैं, पकड़ते हैं और घुमाते हैं, तो क्या होता है, तो जो दरवाजा में क्या लगा होता है, वो नाम लोहे का जो लगा होता है, नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है क्या है, वो तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ठीक है, उसको बताना है आपको। तो आपने देखा होगा कब्जा, हाँ हिंदी में एक शब्द आता है उसके लिए कब्जा, तो कब्जा पर चारों ओर क्या होता है, घूम जाता है, लेकिन जो हम हाथ से बल लगाते हैं वो घूमता है कब्जा का और चौखट के चारों तरफ, तो वो जो बल है वो बल आघूर्ण होता है। ठीक है, तो बल आघूर्ण बराबर फॉर्मूला निकल के आएगा, तो याद रखना कि बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, तो हमेशा जब हम टॉर्क की बात करते हैं तो आपको क्या निकल के आएगा तो हमने कहा कि एक परितः है, एक अक्ष के परितः, याद रखना, जैसे ये हमने अक्ष कहा, यहाँ से ये होगा और इसको आप बल लगाते हैं, इसको घुमाने का प्रयास करते हैं, तो ये इसका लेंथ होता है, ठीक है, और यहाँ आप फोर्स लगाते हैं और ये इसके चारों तरफ घूमने का प्रयास करता है। तो जो बल आघूर्ण होता है अर्थात जो टॉर्क होगा, टॉर्क इक्वल टू होता है F इंटू एल, याद रखिएगा क्या होता है, F इंटू एल होता है। तो कहने का सेंस अब यहीं से चीज़ें निकल के आ जाती है, हमने कहा F इंटू एल, तो टॉर्क किस पर डिपेंड करेगा, तो आप कहेंगे टॉर्क डिपेंड ऑन फोर्स, टॉर्क डिपेंड ऑन फोर्स एंड किस पर भैया, तो कहेंगे लेंथ पर, किस पर, लेंथ पर, लंबाई पर। कैसा डिपेंड करता है, तो कहेंगे समानुपाती होता है ना, संबंध क्या होगा, समानुपाती अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, देन वी कैन से दैट कि टॉर्क इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आप बल बढ़ाकर टॉर्क की बढ़ा सकते हैं या आप उसके एक्सिस के बीच की दूरी जो है, जो लेंथ है, इसको बढ़ा के भी आप टॉर्क को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब आपसे यूनिट पूछे क्या होगा, तो कुछ नहीं,
व्याप का क्या होता है, न्यूटन होता है, लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा। तो मात्रक भी निकल के आ गया और क्या यूनिट होता है वो भी, और क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया। किस पर डिपेंड करता है ये भी चीज़ें समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, हम कोशिश करते हैं कि जो भी प्रश्न आपको दिया गया हो उस प्रश्नों के चारों तरफ हम घूम जाते हैं और एक तरह से पूरा आपको रिवीजन करने का एक मौका मिल जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है गैलीलियो का। ठीक है, गैलीलियो का नियम जो है न्यूटन के किस नियम से संबंधित है। पहला चीज़ आप देखें कि गैलीलियो का नियम जो है न्यूटन के किस नियम से संबंधित है। एक बात ध्यान रखिएगा, गैलीलियो की जब बात आती है तो गैलीलियो के संदर्भ में क्या क्या चीज़ें आती हैं। कहते हैं टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, क्या कहते हैं, तो ये आपको कमेंट करना है। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप दोनों में से गैलीलियो ने किसका निर्माण किया था। लेकिन जब हम न्यूटन से संबंधित करके चलते हैं तो न्यूटन का 3 लॉ था। न्यूटन का 3 लॉ आप सभी लोग जानते होंगे। फर्स्ट लॉ जो था वो क्या कर रहा था, तो फोर्स के डेफिनेशन को दिया था। क्या किया था, फोर्स का डेफिनेशन दिया था न्यूटन का फर्स्ट लॉ में। ये बात तो सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, सेकंड लॉ की बात करते हैं तो सेकंड लॉ F बराबर ma जो कहते हैं, ये सेकंड लॉ था न्यूटन का। और थर्ड लॉ की बात करते हैं तो थर्ड लॉ में एक्शन जो होता है इक्वल और अपोजिट क्या होगा, रिएक्शन होता है। तो ये 3 लॉ एक शॉर्ट में मैं बताने का प्रयास किया हूँ। ये शॉर्ट में आपको इसके एग्जाम्पल बेस्ड पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। लेकिन जब गैलीलियो की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए, इस बार भी बीपीएससी में प्रश्न पूछा था कि किसने गति को सबसे पहले परिभाषित किया था, डिफाइन किया था। तो जब हम चलते हैं गैलीलियो पर तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इसी को इनर्शिया बोलते हैं। क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं, अर्थात जड़त्व का नियम कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। और जड़त्व का नियम देने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, वो गैलीलियो थे। तो गैलीलियो का जो संबंध है न्यूटन के किस नियम से है, तो कहेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ से है। ठीक है, और जिसमें क्या है तो बल की परिभाषा मिलती है, उसी में जड़त्व का नियम है। जड़त्व के नियम के संदर्भ में अगर बात करें तो सीधा सा एक अर्थ में हम कह सकते हैं जिसमें क्या हो, जड़ता का संबंध हो। इनर्शिया जड़ता का अर्थ हुआ कि जो अपनी स्थिति का परिवर्तन में हो रहे स्थिति का विरोध करे, या दूसरे शब्दों में कहे कि जो अपने में हो रहे, ठीक है, विरोध मतलब अपने में हो रहे परिवर्तन का विरोध करता हो, उसी गुण को हम जड़त्व कहते हैं। आप देखिए, जैसे मैं खड़ा हूँ और मुझे आप हिलाने का प्रयास कीजिएगा, मुझे मूव करने का प्रयास कीजिएगा, तो हम में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। लेकिन हम आपको क्या करेंगे, आपका विरोध करेंगे, हम नहीं हिलेंगे। ठीक है, तो आप हल्ला कीजिएगा, हम कुछ नहीं करेंगे, यानी कि हमने आपका विरोध किया, तो इस गुण को क्या कहेंगे, जड़त्व कहेंगे। या हम बाइक से चल रहे हैं, आप हमें क्या करिएगा, डिवाइडर लगा के आप रोकने का प्रयास कीजिएगा, तो भाई हम तो चल रहे हैं ना, तो हमारे गति का आप क्या कर रहे हैं भाई, तो विरोध हो रहा है। तो जो अपना जो स्थिति में हो, जो भी स्टेट हो, उसका रेस्ट हो चाहे मोशन हो, उसका विरोध करता हो, उसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहा जाता है। ध्यान रखना है इसमें। तो किस नियम से है, तो याद रखना गैलीलियो के जो है ना नियम, वो जड़त्व का नियम है, इनर्शिया है, और वो किससे संबंधित है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से संबंधित है। बाकी चीजों का एक एक एग्जाम्पल आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है ये सेशन। ठीक है, और आपके लिए बेहतर होगा। सभी चीजों का एक एक एग्जाम्पल अगर आप पढ़ रहे होंगे तो न्यूटन के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का एक एक एग्जाम्पल आप ऑफलाइन कमेंट में उत्तर दे दीजिएगा। ठीक है, जिन जिन लोगों का आता है मैं बिल्कुल लाइक जरूर कर देता हूं। ठीक है, आपके पास मैसेज भी जाता होगा, लाइक में जरूर करता हूं आपका। ठीक है, जब तक समय मिलता है उसका इन्फॉर्मेशन भी देने की कोशिश करता हूं। अगला है कि 1 किलोवाट घंटा होता है, किसमें पूछा, जूल में पूछा है। 1 किलोवाट घंटा क्या होता है। सबसे पहली चीज बात करते हैं तो हम बोलते हैं, यहाँ पे बोला 1 वाट, 1 किलोवाट। आप देखिए, पहले आप देखेंगे कि जब हम बात करते हैं कि भाई 1 वाट की बात कर लेते हैं। ठीक है, वाट किसका मात्रक होता है, तो वाट किसका मात्रक होता है, कोई मुझे बता सकते हैं क्या, वाट किसका मात्रक होता है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये पूछा जाता है कि ये बता दीजिए कि वाट जो होता है किसका मात्रक होता है। पास्कल का, पास्कल तो हो गया प्रेशर का, तो वाट किसका, तो कहते हैं कि सर वाट जो होता है वो पावर का मात्रक होता है। पावर मतलब क्या, वर्क अपॉन टाइम, यही ना, यानी कि कार्य बटे समय जो होगा। ठीक है, कार्य का मतलब हो जाता है जूल, और जूल बटे जो सेकंड है, ठीक है, जूल बटे सेकंड जो है यही क्या कहलाता है, 1 वाट कहलाता है। तो क्लियर है, तो 1 वाट यानी कि 1 जूल प्रति 1 सेकंड बराबर 1 वाट, ये भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो 1 किलो वाट जो पूछा है, याद रखना है, इसमें याद क्या चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो। 1 किलो का अर्थ होता है 1000,
ठीक है। और वाट की बात करते हैं, वाट है तो वाट का एक ही होगा क्योंकि 1 जूल बटे 1 सेकेंड एक हो गया। उसके बाद घंटा की बात करते हैं तो घंटा यानी कि 60 मिनट, उसको 60 सेकेंड से गुना कर दीजिए यहीं पर और क्या निकल दीजिए क्योंकि वो जूल में पूछा थी, जूल हो जाएगा। अब देखिए 1000 है और यहाँ पर 2 जीरो है यानी कि 5 जीरो और 6 का 36 यानी कि 36 पर अगर आप कर दे तो 10 पावर 5 हो गया। या इसी को आप देखें तो एक पॉइंट और पीछे कर देते हैं तो क्या निकल के आता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 आ जाता है। इसी को हम जूल कहते हैं। यही जो है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल जो है यही 1 वाट के बराबर होता है। और याद रखना ये एक कॉमर्शियल यूनिट होता है मित्र, यानी कि जो हम बिजली का मापन करते हैं जिसे हम कहते हैं 1 यूनिट बराबर क्या होगा, तो 1 यूनिट बराबर इतने जूल के बराबर होता है। इसे आप नोट कर लीजिएगा। कैसे चीज़ें निकली ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बिजली का जो माप करते हैं हम लोग किलो वाट आवर में, इसी को 1 किलो वाट आवर 1 kWh भी कहा जाता है। तो ये कहाँ से निकला, कैसे निकला, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्त, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है और कोई समस्या मुझे लगता है कि आपको नहीं होना चाहिए। ओके डन। चलिए अगला प्रश्न है कि अच्छा कोई बात नहीं, अंग्रेजी में है कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं इस सब का हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके फिर उसका उत्तर बताऊंगा। प्रश्न कहता है कि द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज व्हाट। ये तो आपको प्रश्न मैंने बताया हुआ हूँ। सबसे पहले बोला कि भूकंप की तीव्रता को जो मापी जाती है, जो इंस्ट्रूमेंट है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक यानी भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसका क्या नाम है। प्रश्न सीधा सा भूकंप से रिलेटेड है और ये सवाल मैं आपको पहले दिन में आपको पूछ चुका हूं। तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है। सिस्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो कहेंगे इसमें स्टडी होता है, अध्ययन होता है। क्या होता है, अध्ययन होता है। और यहीं पर जब बात करते हैं तो सिस्मोग्राफ की बात करते हैं, ठीक है। सिस्मोग्राफ की बात करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी वगैरह को क्या किया जाता है, इस पर दर्शाया जाता है, ठीक है। इंटेंसिटी को क्या किया जाता है, इस पर दर्शाया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए ना। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम ये चीज़ें कह देंगे सिस्मोग्राफ पर उसका जो ग्राफिक्स है तो उस पर इंटेंसिटी को दर्शाया जाता है। सिस्मोलॉजी क्या होती है, तो भूकंप का अध्ययन होता है, ठीक है। और भूकंप में कितने वेव होते हैं, तो याद रखना भूकंप की जब बात करते हैं तो भूकंप में 3 प्रकार के वेव निकलते हैं। कौन कौन सा, जिसे कहते हैं पी, एस और एल कहते हैं। क्या कहते हैं, पी, एस और एल कहते हैं। और हमेशा याद रखिएगा सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा होता है, तो एल होता है, जिसको हम लव वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव के नाम से जानते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल जो वेव है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। सबसे ज़्यादा हानि या क्षति जो होती है वो कौन से तरंग से होती है, तो तृतीय जो तीसरी तरंग है जो अंतिम में आती है, इसकी स्पीड सबसे कम होती है लेकिन इसमें क्षति सर्वाधिक होता है। नुकसान जान माल की ज़्यादातर सबसे होती है। किसमें, तो कहेंगे एल में। सबसे पहले कौन सी तरंग पहुँचती है, तो प्राइमरी मतलब प्राथमिक जो तरंग है सबसे पहले, और इससे क्षति सर्वाधिक नहीं बल्कि सबसे कम होती है। निम्नतम क्षति इससे पहुँचती है, ठीक है। बाकी चीज़ें आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे या मैं इस पर आप कमेंट कीजिएगा तो कभी और मैं आपको बता दूंगा। अगला कहता है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सेकंड पेंडुलम। सबसे बड़ी चीज होता है और यहाँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन माइंड में आता है कि सेकंड पेंडुलम कहाँ है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड मतलब क्या, पेंडुलम तो जानते होंगे, ठीक है। तो कहा जाता है कि भाई आवर्त काल क्या होगा। क्या पूछा आपसे, आवर्त काल क्या होगा, ठीक है। तो पेंडुलम की जब बात की जाती है तो हम लोग जानते हैं कि मित्र यहाँ से अगर पेंडुलम को हमने बनाया, ठीक है, यहाँ तक आया और फिर ये पेंडुलम यहाँ तक गया, ठीक है। तो जब हम पेंडुलम की बातों को लेके चलते हैं तो एक बार जैसे पेंडुलम यहाँ से चला, मान के चलिए कि यहाँ से चला फिर आएगा और फिर यहाँ तक पहुँचेगा, तब हुआ यह एक राउंड। तब क्या हुआ, एक राउंड हुआ। जहाँ से चला, ठीक है, यहाँ आया फिर यहाँ तक पहुँचेगा तो कहेंगे एक राउंड। यानी कि 1 सेकेंड तो उसका यहाँ से यहाँ तक आने में हो जाता है, फिर वहाँ तक पहुँचने में। टोटल याद रखिएगा पेंडुलम का जब भी बात करें तो पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है वो टोटल जहाँ से चला वहाँ तक पहुँचने में 2 सेकेंड का समय लगता है। एक पूरा चक्कर लगाने में पेंडुलम को कितना सेकेंड लगता है, 2 सेकेंड का काम इसे होता है। तो ध्यान रखना है कितने सेकेंड लगेंगे, आवर्तकाल 2 सेकेंड होगा पेंडुलम का। और किस किस पर डिपेंड करता है तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ कि टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L अपॉन G। इस बात को याद रखिएगा कि पेंडुलम किस पर डिपेंड करता है, तो पेंडुलम
जो लेंथ है लेंथ पर, और जो ग्रेविटी है ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। ग्रेविटी पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करेगा, जबकि लेंथ पर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करेगा आवर्तकाल का। तो इस ख्याल रखिएगा इस बात का, यहाँ से प्रश्न बिल्कुल निकल के आते हैं। ठीक है, सही से आप सेशन को ना सभी लोग शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों तक ये सेशन पहुंचनी चाहिए। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब देखिए, जितने भी प्रश्न को मैं कर रहा हूं, आप इस बात को जरूर देखते होंगे कि पूरे प्रश्न का मैं हर एक पॉइंट तक कोशिश करता हूं कि कंसेप्ट जो है उसके इर्द गिर्द कम समय में आपको मैं दे पाऊँ, जो आपका रिविजन बेहतर तरीके से हो पाए। हाँ, माफ़ कीजिएगा कि मैं आपके कमेंट को नहीं ले पा रहा हूँ, इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कोशिश करता हूँ करने का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में जो ज्ञान है अलग अलग चीज़ों का, ये भी आप इसे कॉपी में नोट करते चले जाएंगे। अगला पॉइंट जो कहता है, अगला पॉइंट भी आप देखेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न कहता है कि 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन। 1 जूल का वर्क कब क्या होगा कहा जाएगा, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है कि 1 जूल जो वर्क है वो कब कहा जाएगा, कि 1 जूल जो वर्क है उसे क्या कहा जाएगा। बस इतना सा प्रश्न आपसे पूछा गया है। ये मुझे लगता है कि बहुत आसान सा, 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन कब कहलाया जाएगा कि भाई 1 जूल का जो है वर्क हो चुका है। इस प्रश्न का मैं आप लोगों से उत्तर चाहूँगा, आप ऑफलाइन कमेंट में इसे, ठीक है, ऑफलाइन कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ के मुझे बताइएगा। जब आप बता दीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि किन किन लोगों ने, ठीक है, कल से मैं पूरा उनका ना स्क्रीनशॉट यहाँ लगा दूंगा या उन्हें जाके मैं दिखा दूंगा, मैं खुद प्लेलिस्ट में जाके किन किन लोगों ने उत्तर दिया। आज ही मैं इस चीज़ों को करना शुरू कर देता हूँ कि उनका कमेंट पढ़ना शुरू करता हूँ कि किन किन लोगों ने ऐसा किया है। अगला सवाल, एक क्वेश्चन आपके लिए था, बहुत आसान सा प्रश्न है क्योंकि अभी मैं जूल के विषय में, पावर के विषय में, वर्क के विषय में किया है। ठीक है, कहता है कि विच ऑफ दीज स्टेट ऑफ मैटर हैज द मैक्सिमम डेंसिटी। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न बोला कि कौन सी अवस्था में पदार्थों का, कौन सी अवस्था में पदार्थों का घनत्व जो होता है वो सर्वाधिक होता है। कौन सी अवस्था में पदार्थों का घनत्व सर्वाधिक होता है। अब अवस्था की बात कहा गया है। जब हम अवस्था की बात करते हैं तो पदार्थ की अवस्थाओं में, तो आपको पहले से भी पता है कि जब हम पदार्थ की अवस्था, तो 3-4 अवस्था तो आप भी जानते होंगे, कौन कौन सा, तो जानते हैं सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, और चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है, और पाँचवीं प्लाज्मा होती है, चौथी क्या होगी, प्लाज्मा होती है, और पाँचवीं अवस्था क्या होगी, तो याद रखना है, जो इसे हम क्या कहते हैं भाई, पाँचवीं अवस्था जानते होंगे, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी कि BEC जो है, ये पाँचवीं अवस्था होती है। ठीक है, जो कि याद रखो, ये सब जो अवस्था है, इसको गर्म करेंगे तो लिक्विड बनेगा, इसको गर्म करेंगे तो गैस बनेगा, और गैस को गर्म करेंगे तो प्लाज्मा। लेकिन BEC जो है, इसे ठंडा करने पर यह प्राप्त होती है, और ठंडा कितना, तो -273.16 डिग्री, यानी कि परम शून्य ताप के लगभग। ठीक है, परम शून्य ताप जो है ना, परम शून्य ताप के लगभग इसे जब ठंडा किया जाता है तब ये अवस्था प्राप्त होती है। ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और एक भारतीय थे जिन्होंने इसकी परिकल्पना की, इसकी चर्चा की। इसके विषय पे और किसी दिन क्वेश्चन पे डीपली अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, और ये फिर आपके जो चीज़ें थी, इसे निकल के आया है 2013-14 में, इसे फिर से सारा कुछ जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा गया। इस पर और विशेष चर्चा करेंगे। तो अब आपसे पूछा गया कि मैक्सिमम डेंसिटी किसका होगा, तो याद रखिएगा मैक्सिमम डेंसिटी जो होगा, सर्वाधिक डेंसिटी, सबसे ज़्यादा घनत्व किस अवस्था में होती है, सॉलिड अवस्था में, और सबसे कम की बात करेंगे तो सबसे कम इसमें किसमें, तो BEC की बात करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना चाहिए। अगली पॉइंट पर बात करते हैं। तो अगला पॉइंट कहता है कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ एयर एट रूम टेम्परेचर। मतलब क्या, कमरे के ताप पर, या सामान्य ताप जो है ना, आपसे जो प्रश्न कहा, बोला कमरे के ताप पर जो सामान्य ताप होती है, ठीक है, सामान्य ताप पर जो डेंसिटी है किसका भैया, तो घनत्व पूछा है। घनत्व किसका, घनत्व पूछा कि वायु का घनत्व कितना होता है। कमरे के ताप पर जो वायु है इसका घनत्व कितना होता है। देखिए, जब ये घनत्व की बात कहा है ना, तो इसके साथ 2-3 चीज़ आपको और याद रख लेना चाहिए। यहाँ से प्रश्न आपको अक्सर पूछ दिया जाता है। जब भी अगर आपको सवाल कर दे ऐसा, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक तो आपको घनत्व पूछेगा सामान्य ताप पर, दूसरा पूछेगा कि जो ताप पर है तो इसका दाब भी आप बता दीजिए साथ में, कि जो प्रेशर है वो प्रेशर भी कितना होगा। तो दोनों चीज़ को याद रखना है। अगर हम बात करते हैं कि तो ये कितना होता है, 1.29 kg पर सेंटीमीटर क्यूब की बात करते हैं। ठीक है भैया, यहाँ तक चीज़ों को ध्यान रखना है। 1.29, कोई दिक्कत, पक्का, चलिए भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्लियर है।
बहुत अच्छा, केजी। अच्छा, एक सेकंड, यहाँ केजी दिया ना, तो सेंटीमीटर नहीं मीटर क्यों कर दीजिएगा, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि सेंटीमीटर ग्राम रहेगा तब उसमें सेंटीमीटर क्यों, यहाँ पे मीटर क्यों को लेके चलिएगा। हाँ, हमने कहा कि दाब के विषय में आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ देगा, ये आपको कमेंट करके बताना है कि दाब कितना होता है। अगला पूछेगा कि व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का ट्रिपलेट बिंदु, त्रिक बिंदु क्या है। ये सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है कि वाटर का त्रिक बिंदु क्या होता है, ठीक है, त्रिक बिंदु बताइए कि क्या होता है। यानी कि त्रिक बिंदु कहने का कि जिस अवस्था में सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों अवेलेबल हो, उस अवस्था को हम कहते हैं त्रिक बिंदु अवस्था। क्या कहते हैं? त्रिक बिंदु अवस्था या ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस जिस अवस्था में मौजूद हो उस बिंदु को क्या कहते हैं? ट्रिपलेट बिंदु के नाम से हम लोग जानते हैं। तो वो कौन सा, कितना होता है, सीधा सा सवाल आपसे पूछा है और सीधे सवाल का जवाब आपको पता ही होना चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं तो वो जो ट्रिपलेट होता है 273.16 केल्विन होता है। क्या होता है? 273.16 केल्विन जो होगा वो इसका ट्रिपलेट बिंदु होता है। आपको इसमें डिग्री सेल्सियस में बताना है कि कितना होगा, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में बताना है कि क्या होगा। अगर डिग्री सेल्सियस में ऑप्शन रहे तब आप क्या बनाएंगे, हालांकि मैंने सारा कुछ आपको पहले से भी बता रखा है तो इस पर आपको बताना चाहिए, ठीक है। देखिए, प्रश्न मैं आपके लिए भी बहुत बेहतर छोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि प्रश्न नहीं दे रहा हूँ, रोज आपके लिए होमवर्क में छोड़ता जा रहा हूँ। कहता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। एक प्रश्न ये है, व्हाट डू वी कॉल द लॉन्ग साइटनेस काउज्ड बाय लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लेंस ऑफ द आई। ये दो प्रश्न मैं आपके लिए और होमवर्क में छोड़ता जा रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं उन लोगों का भी आपको बता दूँ कि जिन जिन लोगों ने कमेंट किया था, ठीक है, तो उनका मैं थोड़ा सा कमेंट ले लेता हूँ कि उनके लिए थोड़ा सा सही रहेगा कि कौन कौन लोगों ने आज की क्लास कहाँ मिलेगी। ध्यान रखिएगा, सभी लोग क्लास मॉर्निंग में 6:30 बजे रोज अपलोड होती है, सोमवार से लेकर शुक्रवार, 5 दिन आपको वीक में ये क्लास जो है आपको अवेलेबल रहेगी। तो जब आप यहाँ आएंगे तो सबसे पहले आपको आना है बिहार अड्डा 24/7 पर। यहाँ पर आपको सर्च कीजिए, ठीक है, यहाँ देखिए गूगल पे आना है, सॉरी YT यूट्यूब पर यहाँ लिखिएगा बिहार अड्डा 24/7, ठीक है, बिहार अड्डा, ठीक है, 24/7 आ गया। बिहार अड्डा 24/7 में जाइएगा तो सबसे पहले यहाँ आइए बिहार पर, और बिहार पर आने के बाद आपको यहाँ से जो क्लास है, अभी देखिए क्लास ये चल रही है तो ये आपको दिख भी जाएगी, ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ मैं आपको क्लास दिखा देता हूँ सारा कुछ का। तो जब ये आते हैं तो ये आपको प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में आपको देखिएगा 21,000 प्रश्नों की जो ये श्रृंखला है ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर है ना, प्लेलिस्ट में पहले ऊपर में ही मिल जाएगी 21,000 प्रश्नों की श्रृंखला, ठीक है। आप इसे जब ओपन करते हैं तो पहला क्लास मैं आपको दिखा दूं कि अभी आप में इसमें कितना 1, 2, 3 और 4 क्लास हो चुकी है, ठीक है। सभी लोग यहाँ देखेंगे, ये जो है लाइक मैंने भी कर दिया, कोई बात नहीं। तो ये जो क्लास है, कल के क्लासों की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर किसने किया था कमेंट, तो उनके कमेंट को मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा, और आप लोग ज़रूर लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए। एक अर्पण कुमारी है, उन्होंने कहा वेरी हेल्पफुल, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। यूजर है, नाम पता ही नहीं, दिल दिया उन्होंने। तृप्ति दी कह रहे हैं जी के बराबर होता है 9.8, बिल्कुल सही है तृप्ति जी, आपका उत्तर है। और दूसरा आपने उत्तर दिया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये भी उत्तर बिल्कुल सही है। कपड़ा सुखाने वाली मशीन में अपकेंद्रीय बल कार्य करता है, कौन है? सोनी पाठक जी, बिल्कुल आंसर सही था। एक यूजर XD करके हैं, कहते हैं सर 21,000 सवाल, क्या इतने ज़्यादा सवाल की ज़रूरत है? BPSC के लिए सिर्फ माइंड प्लान से स्मार्ट नोट्स पढ़ा था, उससे सारे सवाल मैच कर गए और मेरा क्रैक हो पाया। आपके क्वेश्चन एंड दृष्टि टेस्ट सीरीज भी काफ़ी हेल्पफुल हैं, बट हिसाब से पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, एक मित्र हमारे कह रहे हैं कि सर 21,000 पढ़ना चाहिए। हमने ये नहीं कभी कहा कि इस 21,000 के लिए आपको पूरा BPSC, हमने कहा ये 21,000 सीरीज जो है हम पूरे एक साइंस का सीरीज लेके आ रहे हैं। ये उन सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जो कंसेप्ट से और 1 लाइनर बेसिस में जल्दी जल्दी प्रश्नों को करना चाहते हैं, रिविजन करना चाहते हैं। केवल आप अगर देखें तो आप वीडियो को देखेंगे तो 10 मिनट में आप इस चीज़ को कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, अगर आपने इस बात को कहा, इसने इस चीज़ को लिखा है इन्होंने कि आपके क्वेश्चन और दृष्टि टेस्ट
सीरीज बहुत ज़्यादा काम किए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई वस्तु समान रूप से गिरती है तो उसका गुरुत्व का मान जी के बराबर होगा, बिल्कुल सही है सोनी जी। और कैसे इस बार निगेटिव मार्किंग भी है क्या, कितने रॉन्ग पर कितना कटिंग होगा। एक क्वेश्चन भी आया है, क्या नाम है, सुषमा कुमारी जी का, 68th बीपीएससी में सुषमा कुमारी जी, ये तय मानिए आपका कमेंट का उत्तर ये सुन लीजिएगा। आप कल वीडियो देखिएगा तो इसका मैं प्रश्न का आंसर दे दूं। इन्होंने पूछा निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो बिल्कुल निगेटिव मार्किंग है, इस बात का ख्याल रखें। और साथ ही साथ आप कहते हैं कितने का होगा, तो याद रखना कि 1/4 जो है आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है ना। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि कहाँ से कितने प्रश्न आएंगे, तो इसलिए निगेटिव मार्किंग है तो आप थोड़ा सा चीज़ों को संभल के करिएगा। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें बिहार अड्डा 24/7 के साथ, लेकिन सेशन को लाइक और शेयर जरूर करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।